दो गांव में गया, सावन में गया और झिंझर में गया। दोनों ही जगह पानी आए हुए काफ़ी दिन हो गए। एक जगह 25 दिन हो गए, एक जगह 45 दिन हो गए। हमारे देश की जनता पारस जैसी है जी। जो इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके बीच जाएगा, वो खरा सोना बन के आएगा जी। राहुल गांधी वही व्यक्ति है। योगेंद्र जी जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के लिए जाते हैं। आपको पढ़ाई किताबों के अलावा भी आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो आपकी असली पढ़ाई आपको करवाएंगे। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, दीपक लामा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर रखी है। किस प्रकार से गांव में गए हैं हमने आपको दिखाया था, कितना रिस्पांस उनको मिल रहा है ये भी हमने आपको दिखाया। आज दीपक लामा जी के पास एक बार फिर हम पहुंचे हैं कि जो यात्रा वो कर रहे हैं, आगे गांव में कैसा रिस्पांस उनका रहा है और जो योजनाएं जो वो लेकर चल रहे हैं उनका लोगों पर कितना असर वो दिखा पा रहे हैं। दीपक लामा जी से बात करते हैं। दीपक लामा जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, आप गांव में घूम रहे हैं जी। हमने आपका गांव में भी एक रोड शो के दौरान ही इंटरव्यू लिया था जी, हमारी मुलाकात हुई थी जी। काफी अच्छा रिस्पांस वहाँ दिख रहा था। उसके बाद आप गांव में गए जी, तो कैसा रिस्पांस गांव में आपको मिल रहा है? देखिए, हमारा टारगेट ये है कि अपने हलके के विधानसभा के हर गांव तक, हर गली तक हम पहुंचे जी। रिस्पांस में ये 1 to 1 रिस्पांस है जी। कहीं भी हम ये अपील नहीं कर रहे कि लोग इकट्ठे हों, मिले, हम उन्हें एक भीड़ या हम कहेंगे एक ग्रुप में बात करें। ये एक ऐसा आदमी जो कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए रिक्वेस्ट लेके गया है और आप वहाँ के वोटर हैं, ये उनके बीच की संबंध और वो यात्रा का संदर्भ की बात है जी। मैं गांव में जाता हूँ, गांव के एक कोने पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके बाद हमारी टीम के 6-7 सदस्य हम गांव में निकल पड़ते हैं। जिधर से जिस गली से शुरुआत की, हर घर में कोई ताई ताऊ, बुजुर्ग, बच्चे जो मिले उससे सबसे मिलते जाते हैं। तो रिस्पॉन्स तो पहले दिन से और आखिरी दिन तक ऐसा ही है और अच्छा ही रहेगा। और मेरा टारगेट ये है कि हमारे यहाँ 2,06,000 वोटर हैं। अभी आजकल भी गांव में वोटिंग की प्रक्रिया, जो वोट बनाने की प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। आज भी कैंप लगे हैं हर गांव में। तो मुझे लगता है कि कुछ वोटर बढ़ जाएंगे, तो मान लेते हैं कि 2,10,000 15,000 वोटर हैं। और हमारा मानना ये है कि इस यात्रा के थ्रू हम हर एक गांव में जाएंगे। हाँ, गांव में से हर व्यक्ति से मिलना कभी संभव हो नहीं पाता, कोई घर है, कोई बाहर है जी। तो मुझे लगता है कि 50,000 लोगों तक हम जरूर इस यात्रा के माध्यम से एक बार उनको रूबरू जरूर हो जाएंगे। तो बीच में आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि दीपक जी ने बताया है कि वोट बनने शुरू हो गए हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं, अपने बच्चों के वोट बनवाएं, ताकि आने वाले समय में आप अपने दिल से जिसको नेता मानते हैं, जो विकास कार्य करवा सकते हैं, उनको आप वोट दे पाएँ। ये हमारी अपील है जी। दीपक जी, तो गाँव में आप घूम रहे हैं, तो समस्याएं जो विधानसभा चरखी दादरी शहर की लो या गांव की लो, लगातार बनी रहती हैं। तो आपके आगे मेन समस्याएं क्या आ रही हैं जो लोग आपको बता पा रहे हैं? देखिए, दीर्घ काल में, या मैं कहूँ कि जो युवाओं से रिलेटेड समस्या है, वो तो बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के बारे में भी लोग जिक्र करते हैं, लेकिन ये जो समस्याएं हैं ये दूर की हैं। लेकिन हर रोज सुबह से शाम की जो व्यवस्था की देखते हैं, वो लोग पहले बताते हैं, बड़ी समस्या बाद में बताते हैं। लोग कह रहे हैं कि घर में पानी नहीं है। जैसे मैं आपको आज का ही उदाहरण दूं और कल शाम का उदाहरण दूं, मैं 2 गांव में गया, सावन में गया और झिंझर में गया। दोनों ही जगह पानी आए हुए काफ़ी दिन हो गए। एक जगह 25 दिन हो गए, एक जगह 45 दिन हो गए हैं। तो किसी गांव में हर परिवार का सुबह उठते ही सबसे बड़ा काम ये हो जाता है कि पीने के पानी का प्रबंध करना है। आप गांव में जाइए, लड़के बच्चे या तो बाइक पे, स्कूटर पे, मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी उन्होंने कैनियाँ ले रखी हैं, उसमें पानी भर के लाते हैं। औरतें कई जगह टोकनी या वो ले जाने का तो अब सिस्टम रहा नहीं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत दूर से ला रहे हैं। तो हर व्यक्ति या तो साइकिल पे बांध रखी हैं वो, या स्कूटी पे, बाइक पे। तो मुझे लगता है कि घर का सबसे बड़ा काम सुबह होते ये शुरू हो जाता है कि पीने के पानी का प्रबंध। तो ये किसकी कमी आप मानते हैं? क्योंकि लाइन तो डली हुई है, 25 दिन से पानी नहीं आया, लेकिन वहाँ लाइन डली हुई है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये किसकी कमी आप मानेंगे? कमी में मैं सिर्फ आपको एक ही शब्द बोलूँगा जी, कमी है पॉलिटिकल विल की जी।
पॉलिटिकल विल का मतलब ये है कि जो हमारा नुमाइंदा है उसकी प्रायोरिटी में लोगों तक पानी पहुंचाना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता जी। यदि उसको पॉलिटिकल विल ये हो जाए कि मुझे हर घर तक पानी पहुंचाना है और उनकी सुविधाजनक जीवन जीने के लिए उनको हर तरह से सहायता करनी है, तो ये काम तुरंत हो जाए। मैं आपको ये कहता हूँ, मान लेते हैं कि बड़ा पाइप कोई फट गया है, अज्यूम कर लेते हाँ जी हैं, बिल्कुल। हो सकता है पानी ना जाए, तो क्या गवर्नमेंट सरकारी तंत्र के पास उस गांव में टैंकर भिजवाने की व्यवस्था करना मुश्किल काम है? जी बिल्कुल नहीं है। यदि 15 दिन के लिए एक बात बोलूं, जबकि जब वोट लेने होते हैं, जो समय आप घूम रहे हो, इन समय में जब भी पानी की कमियां होती हैं तो जो नेता हैं जितने भी हैं टिकटार्थी हैं वो टैंकर लेके पहुंच जाते हैं कि जी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप मुझे वोट दो। लेकिन बनने के बाद फिर वो काम, जबकि सोमवीर सांगवान जी खुद चरखी दादरी के अंदर उनकी पहचान पानी से ही हुई थी। शुरू में वो पानी ही हर वार्ड में गांव में पहुंचाते थे। मैं इसमें एक बात और कहता हूं जी। यदि कोई राजनेता अपनी जेब से, जो कि सरकारी तंत्र के थ्रू होने वाली व्यवस्थाएं थी, उसको अपनी जेब से पूरा कर रहा है, तो वो दीर्घकाल तक उसको नहीं कर सकता। जी। आपने अपने शब्दों में खुद ही कहा कि सिर्फ चुनाव के समय नेता टैंकर लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं रहेगा तब क्या होगा? जी। तब तो कोई टैंकर नहीं होगा। बिल्कुल। टैंकर माफिया में बड़े बड़े शहर भी चपेट में हैं। नो डाउट मेरे गांव में इससे रोजगार उत्पन्न होता है, हर गांव में रोजगार उत्पन्न होता है। कुछ बच्चे टैंकर ले आते हैं, ट्रैक्टर से पानी सप्लाई करते हैं, 400-500 रुपये का टैंकर जरूर वो भर के भेजते हैं, उनको रोजगार मिलता है। लेकिन पूरे गांव के लिए वो व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक मतलब वो सुखमय व्यवस्था नहीं है, उससे लोगों को तकलीफ होगी। तो यदि नेता कोई भी व्यवस्था अपने जेब से, अपने पैसे से करता है, तो वो थोड़े दिन के लिए ही करेगा और कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस कि नेता चुनाव के समय अपनी जेब से चीज़ें कर दे, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में इसको भी मैं भ्रष्टाचार की नज़र में ही देखता हूँ। आज आप अपनी जेब से दे रहे हैं, कल लोगों के कामों के लिए अपनी जेबें भी भरेंगे। तो दीपक लांबा जी को अगर जनता आशीर्वाद देती है और पार्टी मौका देती है तो व्यवस्था कैसी रहेगी? मैंने अपने लिए सेल्फ टारगेट रखा है, बिजली, पानी, गली, इसके अलावा कहीं कहीं ये दिक्कत है, एक अभी पता नहीं, हम लोग कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लोगों को कूड़ा डालने की जगह नहीं है जी। लोग ये भी मेरे सामने कई समस्याएं बताते हैं। तो ये जो छोटी छोटी नज़र में आने वाली समस्याएं हैं, जो कि लंबे टाइम तक रहें तो एक बड़ा रूप ले लेती हैं, मैंने अपना सेल्फ टारगेट रखा है कि इनको मैं 6 महीने में ख़त्म करूंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं यहाँ से MLA बनता हूँ, 6 महीने का हमारा टारगेट ये है कि इन व्यवस्थाओं के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सरकारी तंत्र, अफसर, कर्मचारी हमारी टीम की तरह काम करेंगे और आने वाले समय में 6 महीने के अंदर हम इनको दुरुस्त करके दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला टारगेट है। उसके बाद जो मैं सपना आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि पढ़ाई, कमाई और दवाई, उसके लिए मैंने सोचा है कि अगले 4 साल फिर मैं उस काम को सपने के रूप में लेके चलूँगा। नो डाउट इसमें सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मुझे बहुत सी आसानी होगी, क्योंकि उनसे सरकार में जब आप होते हैं तो बहुत से काम होते हैं, नए उद्योग लग सकते हैं, नई सुविधाएं आ सकती हैं, कुछ वैकेंसी हो, पक्की वैकेंसी भरें ना भरें, कुछ टेम्परेरी एडहॉक ऐसी वैकेंसियां आप हेल्थ में भी ला सकते हैं, एजुकेशन में भी ला सकते हैं, नई ट्रेनिंग के कुछ नए प्रोग्राम इजाद कर सकते हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मुझे ये लगता है कि 4 साल में मैं वो सारी चीज़ें भी कर दूंगा। मास्टर स्ट्रोक जैसे कहा जाता है, राहुल गांधी को जहां बीजेपी के लोग पप्पू कहने में लगे हुए थे, लेकिन आज का जो भी कोई भाषण होता है राहुल गांधी जी का या आपके जो बड़े नेता हैं इनका जो भाषण होता है, ये तो रियल में ही एक ऐसे शब्द निकालते हैं जिनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। तो राहुल गांधी जी ने अभी भी विधानसभा के अंदर ऐसी बातें बोली कि मोदी जी को जवाब नहीं मिला, जबकि स्पीकर उनका कहीं ना कहीं बचाव करते हैं। उनको जो सांसद है वो कह रहे हैं आपको अपनी जाति का नहीं पता है, ऐसी बातें भी कह रहे। लेकिन राहुल गांधी ने ये जता दिया है कि वो नेता बन चुके हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं तो उनकी जो नीतियां हैं वो कितनी सार्थक है हरियाणा के अंदर आप कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो तारीफ
आपने की, और मेरे जो गुरु हैं, नेशनल लीडर हैं योगेंद्र जी, इनके बारे में भी आपको बोला, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे देश की जनता पारस जैसी है जी। जो इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके बीच जाएगा, वो खरा सोना बन के आएगा जी। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जो वो अपनी उम्र के 50 साल से पहले से जैसा था वैसा ही है, लेकिन उसने पिछले 3 साल से जनता के बीच में रहना शुरू कर दिया जी। जनता हमारे देश की पारस की तरह है, जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में आएंगे, उनके बीच में रहेंगे, आप सोना बन जाएंगे जी। तो राहुल गांधी ने वो अचीव कर लिया है। आज की डेट में जो भी वो बोलते हैं वो सब उन्होंने जनता से सीखा है, जनता आपको सिखाती है और आप जनता के नुमाइंदे बनते हैं तो बोलते हैं। इसी तरह योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र जी जनता के बीच में जनता के मुद्दों के लिए जाते हैं। आपको पढ़ाई किताबों के अलावा भी आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो आपकी असली पढ़ाई आपको करवाएगी। मैं भी अपनी यात्रा में, यदि आप मुझसे ये पूछें कि आप क्या उद्देश्य लेके चले हैं, तो मैं उद्देश्य वही लेके चला हूँ कि जनता की बात मेरे कानों तक पहुँचे। ये तभी होगी जब आप जनता के बिल्कुल पास होंगे। दूर से आप कितना ही क्लेम कर लें कि जनता की ये चाहत है, ये चाहते हैं, आपको कभी सच्चाई पता नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का जो बर्ताव आप देख रहे हैं वो जनता की ताकत की वजह से उनमें आया है। जी दीपक जी, आप मेन मुद्दा शुरू में जब भी आपसे सवाल किया जाता कि पहली प्राथमिकता दीपक लांबा की क्या रहने वाली, तो आप नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई और कमाई को भी देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले पढ़ाई का जो चरखी दादरी का लेवल है वो बिल्कुल ही गिरा हुआ है। जो सब शायद आप अगर यहाँ से पढ़े हैं तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, उसमें शायद आप भी पढ़े हों, नहीं आपके परिवार का कोई बंदा पढ़ा है, वो आज तक सुधार में नहीं है, पानी हमेशा उसमें भरता है। तो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अभी जो नेट की जो परीक्षा लीक हुई वो कैंसिल हो गई, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें ही सुधार किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि ये परीक्षा बिल्कुल से रद्द होकर दोबारा होनी चाहिए या इसमें सुधार ही काफ़ी है? देखिए, शिक्षा की जो व्यवस्था देश में है जी। ये कभी भी शॉर्ट प्लान नहीं हो सकती। आप ये सोचें कि आप 6 महीने में शिक्षा का स्तर बदल देंगे तो ये बिल्कुल ही निराधार बात है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा को मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि समाज में हो रहे अंतर को शिक्षा मिटाने का काम करती है। मेरा बच्चा और एक जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि खेत में मजदूरी करने वाला किसान का बच्चा, यदि उन्हें सेम पढ़ाई मिले, सेम लेवल की अपॉर्चुनिटी मिले तो ये शिक्षा है। जी। हमारे देश में जो शिक्षा आई थी वो बाप के और परिवार के बीच में अंतर की वजह से बच्चों में जो अंतर था उसको मिटाने का मेथड थी। जी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए 70,000 रुपये फीस के साथ जहाँ बच्चा पढ़ना जाता है किसी बड़े उद्योगपति का, क्या हमारा बच्चा वहाँ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस अंतर को बढ़ाने का काम कर रही है। आपने जो सवाल पूछा कि कैसे शिक्षा के बारे में आप करेंगे, पहला स्टेप होगा व्यवस्थाओं को ठीक करना। व्यवस्थाओं को ठीक करने का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करना, ये 6 महीने का ही काम है। फिर बड़े बदलाव करना, करिकुलम, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाता है उसमें थोड़े चेंज करना। जब मैं बात करता हूँ कमाई और रोजगार की, देखिए कमाई रोजगार उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो वयस्क हो चुका है, जो अपनी पढ़ाई से बाहर जा चुका है। यदि हम आज शिक्षा सुधारने की बात करेंगे उसका रिजल्ट हमें 10 साल में निकलेगा। लेकिन पहला स्टेप होगा मेरा कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग देश का सिस्टम है, उसमें रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया कराना। सुधारने के लिए दीपक जी सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए आपकी नज़र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए? मैं इसके लिए, जैसे आपको पता भी है, आप मतलब बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि यदि आप कोई भी फैसला लेना चाहें तो आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। तो आप कोई भी नई व्यवस्था लाएं, कोई भी नया तरीका लाएं, तो आपको लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। पहला मेरा मंत्र ये है कि आप जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में सोच के व्यवस्थाओं में काम करें। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जिस जगह प्रॉब्लम है, मैं और आप शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़े,
जिस तरह मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उसी तरह जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हूं। जहां समस्या है उसके आसपास के स्टेक होल्डर्स को, स्टोक गलत बोल दिया, स्टेक होल्डर्स को मैं शामिल करने की बात कहता हूं। यदि शिक्षा में दिक्कत है तो वहां 3 तरह के लोग हैं, शिक्षक हैं, पढ़ने वाले हैं और बच्चों के माता पिता हैं जी। 3 ही लोग हैं जिनसे शिक्षा का सिस्टम अपने गांव में बना है जी। समस्या यदि इन तीनों के आसपास की है तो इन तीनों को ही साथ बिठा के बात करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव और उनके बीच अपनी समझ से कुछ प्लान लेके जाऊंगा, लेकिन अंतिम निर्णय इस इकोसिस्टम का होना चाहिए। यदि गांव के स्कूल की व्यवस्था आपने ठीक करनी है, गांव का सरपंच, अभिभावक, बच्चे, शिक्षक, सबसे आपको बात करनी होगी। आप इंडिविजुअल बात करिए, मेरी ड्यूटी होगी कि मैं इंडिविजुअल सबसे बात करूं और फिर हम एक प्रोग्राम लेके आए, एक प्लान लेके आए कि ऐसे हम काम करेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था में चेंज आएगा। जो आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज में भी ये 3 ही आदमी हैं, आप उनको बिठाइए, बात करिए, सॉल्यूशन निकलेगा। और जब हम काम करेंगे तो मैं हर सॉल्यूशन की रिपोर्टिंग आपके चैनल के माध्यम से फ्यूचर में किया करूंगा। क्या दीपक जी ये संभव नहीं है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो नेता हैं इस देश के, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ताकि जो एक दूरी बनी हुई है वो एक हो, जब पता चले टीचर को कि ये डीसी का लड़का है, ये विधायक का लड़का है, यहाँ पढ़ रहा है, तो अपने आप स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं दोनों तरफ को ठीक मानता हूँ जी। आप जरूर ये कह रहे हैं कि इसका अभिप्राय सिंपल ये होता है कि यदि बड़े अफसर का, नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो हमारी इच्छा ये होती है कि उस स्कूल की कुछ व्यवस्था सुधर जाएगी। हम दिल से ये चाह रहे होते हैं, हम ये नहीं चाह रहे होते हैं कि किसी का बच्चा यहाँ कष्ट में आगे पढ़े। हमारी मंशा ये होती है कि इससे सिस्टम ठीक हो, लेवल बन जाएगा। लेकिन मैं दूसरा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या गाँव में जो एक मजदूरी करता है उसका बच्चा टॉप के स्कूल में ना पढ़े, दून स्कूल में ना पढ़ ले? नहीं, हमारा कहना यही है कि वो स्कूल ऐसे हो जाए तो। हाँ, मैं ये चाहता हूं स्कूल का स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है जी, ये हमारा मोटो है। बच्चों को उस स्कूल में भर्ती कराना हमारा मोटो नहीं है। अफसर का, नेता का बच्चा सरकारी सिस्टम में पढ़े, ये चाहत है, ये होना चाहिए जी। लेकिन आप मेरे से इंडिविजुअल चाहत पूछे तो मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े जी। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ने की 1 या 2 क्लासों में मैं गया शुरुआत में, उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। लेकिन जब मैं 12वीं के बाद एंट्रेंस दे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया तो मैंने जाके सबसे पहले सरकारी कॉलेज को चुना। मेरी इच्छा थी कि मेरा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाए, तो वहां पे मैं सरकारी कॉलेज जा रहा हूं और यहाँ पे मैं प्राइवेट स्कूल जा रहा हूँ। इसका अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है कि मेरे को ये लगता है कि कॉलेज जो सरकारी है वो अव्वल है, स्कूल जो अव्वल है वो प्राइवेट है। तो मुझे इस अंतर को कम करना है, ना कि ये अंतर कम करना है कि भाई किसी बड़े बाप का बेटा यदि सरकारी स्कूल में आ जाएगा तो उससे यदि मुझे लगे कि सिर्फ वही तरीका है व्यवस्था को ठीक करना तो मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आखिरी तरीका होना चाहिए कि ऐसा कानून पास हो जाए कि ऐसा हो। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल विल है उससे आप एक दीर्घकालीन सॉल्यूशन दे सकते हैं, एजुकेशन का सिस्टम सुधार सकते हैं और मुझे उस पर यकीन है, मैं वो करके दिखाऊंगा जी। तो दीपक जी एक लास्ट सवाल, गांव काफी बचे होंगे आपके, यात्रा चल रही है आपकी जी, तो रिस्पॉन्स के साथ साथ जो आने वाले गांव हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो आप वहां पहुंचेंगे तो कैसा कुछ आप चाहते हैं कि जो इन गांव से, ऐसा गांव आदमी तो आदमी से मिलता ही है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रचार, जिस गांव में आप पहली बार जाएंगे तो प्रचार तो आपका हो चुका है, तो आप क्या उनसे उम्मीद रखते हैं आप वहां गांव में पहुंचे? तो देखिए, एक तो अपील आपने बीच में करी थी जी। मैं चाहूंगा कि हर मेल फीमेल बच्चा जो 18 साल से ऊपर का हो गया है उसकी वोट जरूर बननी चाहिए। वोट बनेगी तो उसको वोट की ताकत का एहसास भी होगा और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएगा। अभी आज भी संडे के दिन कैंप लगे हैं गाँव में, आज वोट बनाने का काम चल रहा है और एक बड़ा कैंप अगले संडे को हर गाँव में लगेगा। तो आप अपने सरपंच से, पंच से मिलिए और इस प्रक्रिया में भाग लीजिए। आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका वोट जरूर बनवाइए, पहली अपील। दूसरी अपील ये है कि जब मैं आपके गांव में आऊं तो मैं अपना एक परिचय पत्र गांव में दे रहा हूं। उसमें मैंने जो काम किए हैं, जिन संगठनों में मैं रहा हूं,
उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल लिखी है। साथ में जो बात के अंश के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका एक सार्थक सा एक पैरा मैंने उसमें भी दिया है कि मैं फ्यूचर में दादरी के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे मिल चुका हूँ और या फ्यूचर में आके मिलूंगा, तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पर्चा आप जरूर पढ़ें, ताकि हम जो सोच रहे हैं वो आप तक भी पहुँचे और आपके जो सुझाव हैं वो भी आने वाले समय में हमारे को मिल सकें। तो सिर्फ 2 ही अपील मैं आज की डेट में कर रहा हूँ, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। आप सवाल पूछना सीख लीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब मिलके यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर ही देंगे। ठीक है, धन्यवाद दीपक जी। जी थैंक यू, आपने समय दिया। थैंक यू। तो आपने देखा दीपक लांबा जी हैं, विचार तो आपने 2-3-4 इंटरव्यू हमने किए हैं, उनमें आपने इनके देख लिए हैं। काम करने का तरीका है वो आप इनसे मिलेंगे तो आप जान जाएंगे। हमने जो काम करने का तरीका देखा है, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म जो कार्य करने का तरीका होता है वो इनका है। अगर आप इनको पसंद करते हैं तो इनसे मिलिए, बात करिए। आने वाले समय में जहां आपका दिल करे वहां वोट करिए, लेकिन एक बार लास्ट में और कहूँगा कि वोट जरूर बनवाएं, ये आपका अधिकार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।